हेलो माय डियर चाइल्ड, मैं विके दीक्षित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके चैनल में। साइंस क्लास के लिए ये जो वीडियो है वो क्लास सेवेंथ के लिए क्लास सेवेंथ चैप्टर का वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और इस चैप्टर का नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग वेदर के बारे में पढ़ेंगे कि वेदर क्या है। उसके बाद से क्लाइमेट क्या है और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में एनिमल अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या वेदर। वेदर क्या होता है? तो द डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस with respect to temperature, humidity, rainfall and wind speed etc. is called as weather। देखिए इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो है कि डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, और दूसरी चीज़ क्या है? द सेकंड पॉइंट कि एट ए प्लेस, और किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड की डे टू डे किसी एक प्लेस की कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है उस सब का टोटल जो है वो वेदर कहलाता है। यानी वेदर के अंदर जो एलिमेंट इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। ठीक है। यानी टेम्परेचर कि जो हॉटनेस होती है, आप ऑलरेडी हीट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। रेनफॉल और विंड स्पीड कॉमन है, आप वेरी वेल। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड ये एलिमेंट के चार कंपोनेंट, मेन चार कंपोनेंट है। ठीक है। और ये सब मिलकर किसी एक प्लेस के एक दिन के वेदर को डिसाइड करते हैं। यानी डे टू डे, यानी एक दिन का वेदर जो है चेंज होता रहता है, डे बाय डे इट विल बी चेंज। ओके। तो वेदर रिपोर्ट कैसे बनती है? रिपोर्ट के लिए ये चारों फैक्टर जरूरी हैं। यानी डेली वेदर रिपोर्ट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का रिकॉर्ड इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो है किसी भी कंट्री का जो वेदर रिपोर्ट होता है दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है मौसम संबंधी जो भी सूचनाएं देता है वो इसी डिपार्टमेंट के के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। हाउ इज द वेदर ऑफ एरिया इज प्रेडिक्टेड? किसी एक पर्टिकुलर एरिया का वेदर प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है? तो इसके लिए क्या होता है कि जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ऑफ 24 आवर्स के डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। यानी इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऑफ 24 आवर्स। और इसके लिए जो सैटेलाइट्स होते हैं वो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारे जो प्रेडिक्शन है उसमें सैटेलाइट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि जो डेली वेदर रिपोर्ट जो होती है, जैसे कि आपने पहले देखा जो रिपोर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तैयार करता है। डेली वेदर रिपोर्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। क्लियर? ये तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा। और इसके बाद से हाउ इज द वेदर ऑफ एन एरिया इज प्रेडिक्टेड। क्लियर है? जो एलिमेंट्स है उनसे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके और आगे के जो मौसम से संबंधित जानकारी प्रेडिक्ट की जाती है। यानी इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऑफ 24 आवर्स। ओके, ये रिपीट हो गया है कंटेंट, कोई बात नहीं। क्लाइमेट क्या होता है? ठीक है। वेदर डे टू डे कंडीशन का है, यानी 24 आवर्स का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड और रेनफॉल की कलेक्शन, डाटा जो कलेक्ट करके उसके बेस पर प्रेडिक्ट किया जाता है। क्लाइमेट क्या होता है जी? ये वेदर पर डिपेंड करता है कि जैसे कि 25 ईयर्स का एक पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर कंडीशंस है उसके आधार पर जो है उसका एवरेज लिया जाता है और उस आधार पर क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है।
ठीक है, यानी क्लाइमेट मोर आर लेस कांस्टेंट इन कंपैरिजन टू द वेदर, यानी द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम यानी 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट। यानी क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डाटा दिया गया है, एक यहाँ पे डाटा है, इसमें जो है आपकी बुक का ही डाटा है, और इसमें एक साल के यानी एक महीने का जो जनवरी महीने का ये मीन मिनिमम टेम्परेचर है, ये मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, और ये रेनफॉल की पोजीशन, ठीक है, रेनफॉल की जो है पोजीशन है। ओके, अब इसमें जो है आप देखिए ये फरवरी माह का है, मार्च का है, दिसंबर, यानी एक साल का पूरा जो है ये डाटा है जो बुक में आपको दिया हुआ है। हमने इसमें क्या किया है, इसका जो द होल ईयर का हमने एवरेज निकाला है। यानी एवरेज जो मीन टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो निकला है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को सेल्सियस में लिया गया है, और एवरेज मैक्सिमम जो पूरे साल का जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर आया है वो 19.2, ठीक है, और ये एवरेज जो रेनफॉल है वो कितना आया है 56.3। ये ह्यूमिडिटी ना होकर के क्या होगा, रेनफॉल होगा, ठीक है, तो रेनफॉल 56.3 मिलीमीटर ये कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। अब इस बेस पर हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, तो देखो 25 डिग्री टेम्परेचर जो है हम लोग रूम टेम्परेचर मानते हैं, एक क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं कि 10 डिग्री से नीचे अगर है तो वो क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। 10 डिग्री से अगर ऊपर है और 25 के बीच है तो मॉडरेट हॉट होगा, और अगर 25 है 30 से अबव है तो हॉट हो जाएगा। इसी तरह से अगर रेनफॉल में देखें 50 से नीचे है, तो अगर एवरेज में रेनफॉल 50 से नीचे है तो क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगा, और 50 से ऊपर है तो वेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो है क्लाइमेट जो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित एक डाटा आपकी बुक में दिया हुआ है, एक हमने ये आपको बताया कैसे निकालेंगे, आप मीन निकाल करके, और जो क्राइटेरिया हमने बताया उसी के आधार पर आप डिसाइड कर लेंगे कि इसका ये हॉट है, मॉडरेट हॉट है या कोल्ड है, और अगर रेनफॉल के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ड्राई है या वेट है, ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं। तो आपकी एक टेबल दी गई है बुक में, उसको निकाल करके और प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्लाइमेट और वेदर के बाद अब अगला टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है? एडाप्टेशन एक्चुअली एबिलिटी टू एडजस्ट विद द सिचुएशन, ठीक है। तो ये एडाप्टेशन एबिलिटी टू एडजस्ट इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड एडाप्टेशन। देखिए, जब कोई ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को पहली बार पाता है तो अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं, एंड ये चेंजेज उसको उस क्लाइमेटिक कंडीशन से एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होते हैं एंड दैट हेल्प देम टू एडजस्ट विद द क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड एडाप्टेशन। उसको हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। यानी इन नट सेल आप कह सकते हैं कि एडाप्टेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में एडजस्ट करने की एक क्षमता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में दो क्लाइमेटिक कंडीशन में हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर एडाप्टेड, या उनके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को सरवाइव रखने में सक्षम होते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो ये दो कौन कौन से कंडीशंस हैं, एक है क्लाइमेटिक एडाप्टेशन इन द पोलर रीजन, यानी पोलर रीजन में एडाप्टेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या है, सबसे पहले टेम्परेचर। तो जो पोलर रीजन, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यानी वेरी कोल्ड, ठीक है, और ड्राई, ठीक है। वहाँ पे वो जो लाइफ होती है वो बहुत हार्ड होती है, और आप देखिए टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ कितनी हार्ड होगी, ठीक है।
और इस रीजन में हमेशा बर्फ़ ढकी रहती है, यानी जो ये रीजन्स होते हैं बर्फ़ जो है वो चारों तरफ फैली रहती है। और इसमें सनशाइन केवल 6 महीने के लिए सूरज वहाँ उगता है, वो उस पे 6 मंथ के लिए ही केवल सन उगता है। नेक्स्ट 6 मंथ जो है वहाँ डार्कनेस होती है। कितनी लाइफ हार्ड होगी आप अनुमान कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर अगर देखा जाए तो दो चीज़ें हैं। एक तो वेरी कोल्ड है, तो वहाँ ड्राई है तो वहाँ पर भोजन में मिलना मुश्किल है। तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दो चीज़ों की क्षमता होनी चाहिए, वो अपने आप को वेरी कोल्ड से बचा सके और दूसरी चीज़ उसको आसानी से वो अपना भोजन पिकअप कर सके। ठीक है, अगर ये क्षमता किसी के अंदर नहीं है तो वो उस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में दो ऑर्गेनिज्म में एडाप्टेशन के कैरेक्टरिस्टिक दिखा दिए गए हैं और इससे ये अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ पर उनके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कि पोलर रीजन में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक, हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, एंड दूसरा, हाउ कैन दे गेट फूड इजली। ये दो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर अगर है तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। तो पहला ऑर्गेनिज्म जो आपके सिलेबस में है वो है पोलर बियर। यू नो पोलर बियर। तो यहाँ पर देखिए पोलर बियर का जो बॉडी कलर है वो वाइट है, और वाइट क्यों है? इसके ऊपर फर पाए जाते हैं। तो इसकी बॉडी के ऊपर 2 लेयर्स ऑफ फर पाई जाती है और इसका कलर वाइट होता है। वाइट होने के पीछे एक लॉजिक है। वाइट क्यों होता है? ताकि ये अपने आप को जो सराउंडिंग है ना, वाइट कलर की जो स्नोई सराउंडिंग, जो वाइट सराउंडिंग है, उसमें अपने आप को छुपा सके। अब छुपाने से इसको क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये फ़ायदा होगा कि ये अपने शिकार को से अपने आप को छुपा लेगा। अगर शिकार कर रहा है, इसका जो प्रे है वो इसको नहीं जान पाएगा और इस शिकार को पकड़ लेगा। और दूसरी चीज़, इसका भी शिकार हो सकता है, इसलिए ये अपने आप को भी अपने शिकारी से बचा लेता है। यानी दो, ये क्या है, जो बॉडी कलर है वो क्या करता है? द पोलर बियर है 2 थिक लेयर्स ऑफ वाइट फर्स विच शो सिमिलरिटी विद वाइट स्नोई बैकग्राउंड। और इससे क्या फायदा होता है? इट हेल्प देम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर एंड ऑल्सो हेल्प टू कैच द प्रे। प्रीडेटर से भी बचाता है और प्रे को पकड़ने में भी हेल्प करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कैरेक्टर देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि कोल्ड से बचने के लिए इसके अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, तो पोलर बियर है जो लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। इसकी जो स्किन होती है उसके नीचे फैट की एक मोटी लेयर पाई जाती है और ये मोटी लेयर इसको ठंड से बचाने में हेल्प करती है। तो जितने आप देखेंगे कि जो पोलर रीजन्स के एनिमल्स होते हैं उनमें ठंड से बचाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है एक, कि उसकी स्किन के नीचे फैट की क्या होती है? थिक लेयर होती है। दूसरी चीज़, अगर पोलर बियर का अगर ये आप देखिए, पैर देखिए, तो यहाँ पे जो इसके पा होते हैं, पा पोलर बियर्स आर वाइड एंड लार्ज। और वाइड एंड लार्ज होने से ये स्नोई सरफेस पर आसानी से क्या कर सकता है? चल सकता है और पानी में तैर भी सकता है। ठीक है। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। देखिए, भोजन प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये स्मेल से पता लगा लेता है कि इसका शिकार कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंड विद द हेल्प ऑफ स्मेल पोलर बियर कैन लोकेट द ऑर्गेनिज्म एंड कैच देम, और उसको पकड़ लेता है। अच्छा, दे हैव ए ग्रेट स्विमिंग एबिलिटी। पोलर बियर फिश का बड़ा शौकीन होता है, मछलियाँ बहुत खाता है। तो ये क्या होता है, इसके लिए उसको पानी के अंदर तैरने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये पा इसको हेल्प करता है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो पोलर बियर के अंदर जो कैरेक्टर्स थे, एक तो इसका जो वाइट फर दैट हेल्प देम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर एंड आल्सो टू हेल्प टू कैच द प्रे। और दूसरी चीज़, थिक लेयर ऑफ फैट। तीसरी चीज़ देखा जाए तो देयर पाज आर वाइड एंड लार्ज दैट हेल्प देम टू वॉक एंड आल्सो टू स्विम। एंड नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा जो एनिमल आपके सिलेबस में सजेस्टेड है वो ये है, आप इसको देखते ही पहचान गए होंगे, ये क्या है? पेंगुइन। पेंगुइन जो है, तो पेंगुइन में भी कुछ आप देखेंगे वही कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। क्या कॉमन कैरेक्टर होंगे? बॉडी कलर वाइट होती है जो इसको मैच करती है किसके साथ? सराउंडिंग के साथ।
दूसरी, इसके भी बॉडी के नीचे, स्किन के नीचे थिक फैट की लेयर जो है वो पाई जाती है, जो उसको ठंड से हेल्प करता है। इसके भी पैर देखिए, ये चपटा है, यानी जो इसकी वजह से ये आसानी से पानी में आप तैर सकता है, ठीक है। और ये इसके अंदर अलग, जो पोलर बियर से अलग जो कैरेक्टर पाया जाता है वो ये होता है कि ये ग्रुप में पाए जाते हैं, एक हर्डिल में पाए जाते हैं, बहुत सारे पेंगुइन एक साथ पाए जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि जब बहुत सारे पेंगुइन एक साथ इकट्ठे होकर रहेंगे तो इनकी बॉडी का जो हीट लॉस है कम होता है और ठंड नहीं लगती इनको, माने ये अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। यानी इनका ग्रुप में रहना ठंड से बचने के लिए है ये, ठीक है। अच्छा, पोलर बियर के अलावा जो अदर एनिमल्स जो पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में, वो कौन कौन से हैं? मस्क, ऑक्सन, फॉक्स, रेंडियर्स, सील, व्हेल, फिश एंड बर्ड्स। ये कुछ अदर जो पोलर रीजन के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि कुछ पोलर रीजन में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो बर्ड्स होती हैं, वो विंटर में जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगती है, तो वो उस एरिया से अब माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे साइबेरियन बर्ड है, तो साइबेरिया जो एक पोलर रीजन एरिया है, वहाँ से ये जब बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होती है विंटर में, तो वो इंडिया में या अदर कंट्रीज में जहाँ पर कंडीशन फेवरेबल होती है उस तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। और ऐसे जो है विंटर में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स को आप राजस्थान के भरतपुर में, हरियाणा के सुल्तानपुर में, और अदर जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया में इनको आप देख सकते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इनका समाप्त होगा, यहाँ से वहाँ अनफेवरेबल कंडीशन जो है साइबेरिया में जैसे समाप्त होगा, वैसे ही वो फिर माइग्रेट कर जाते हैं। इनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ओके, अब दूसरा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इससे पहले हम लोगों ने जो है एडाप्टेशन इन पोलर रीजन पढ़ा। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जो पोलर रीजन से काफ़ी डिफरेंट होता है, उसके ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? तो मैं बता दूं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए कहा जाते हैं, आप देखेंगे कि अर्थ के ऊपर एक बीच में एक लाइन होती है जिसको इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर के अराउंड जो रीजन्स होते हैं वो वेरी हॉट होते हैं, वहाँ पर सनलाइट सीधी पड़ती है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी डेंस होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यानी जो इक्वेटर के अराउंड जो एरिया होता है और उसके जो फॉरेस्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ऐसे फॉरेस्ट में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत घने पेड़ हैं, उसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें क्या कैरेक्टर होता है? तो इसके लिए पहले हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन देखें क्या होता है। हॉट और ह्यूमिड, बहुत गर्मी है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है, बारिश ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो और यहाँ पर डे और नाइट ऑलमोस्ट बराबर होती है, यानी 12-12 घंटे की होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर इक्वल होती है। प्लेंटी ऑफ रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऐसा माना जाता है कि पर डे वहाँ बारिश होती है, दोपहर के बाद जरूर एक बार बारिश हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, और के कहाँ पाए जाते हैं अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो मैंने आपको ऐसे एक जनरल बताया कि इक्वेटर जो के आसपास के जो एरिया हैं उसमें पाए जाते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर प्लेस अगर इंडिया और कुछ और एरिया में देखा जाए तो इंडिया में वेस्टर्न घाट एंड आसाम और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये 3 मेन ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन कौन? वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल अफ्रीका। अच्छा, मेजर टाइप के जो एनिमल है वो क्या है? ये एनिमल्स जैसे मंकी, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजर्ड, स्नैक्स, इंसेक्ट्स, रेड आइड फ्रॉग्स, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें से कुछ तो पेड़ों पर रहने के लिए वेल एडाप्टेड है, अपने आप को पेड़ों पे ज़्यादा सुरक्षित पाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे
और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को बियर करते हैं जिससे वो उस एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिजम्स है वो है टुकान। ये है टुकान, ये देखिए बड़ा अजीब सा जानवर दिख रहा है आपको। इसकी ये बीक है, बीक इतनी लंबी, हमको तो लगता है बॉडी से भी बड़ी बीक ही है। बीक इज वेरी लार्ज, लॉन्ग, यानी लॉन्ग एंड लार्ज बीक। और इस ये क्यों होता है? विच हेल्प देम टू रीच टू फ्रूट्स। ये ब्रांच पर, पेड़ की किसी टहनी पर बैठ करके अपने चोंच की सहायता से फ्रूट को पकड़ के खाता है। यानी ये पेड़ पर आने वाला एक एनिमल है और ये अपने चोंच की सहायता से फलों को पकड़ करके खाता है। दूसरा होता है रेड आइड फ्रॉक्स। रेड आइड फ्रॉक्स देखिए, ये रेड आइड फ्रॉग है, इसकी आंखें देखिए लाल है। ये गुस्से से लाल नहीं है, ये नेचुरली लाल है। इसका कोई मतलब, ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन जो मेन जो चीज़ है वो ये इसके पैर, जो ये देखिए चपटे हैं इसके पैर जो है, ये इसको हेल्प करता है पेड़ों पर चढ़ने में। क्या करता है? विच हेल्प इन क्लाइंबिंग। ये स्टिकी जो पैड्स होते हैं दैट हेल्प इन क्लाइंबिंग। इसी तरह से मंकी, मंकी तो आप जानते ही हो, मंकी के जो हाथ होते हैं और जो टेल होती हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं इनको पेड़ों पे रहने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो एक और ऑर्गेनिजम्स की अगर बात किया जाए इसमें, जैसे और कैरेक्टर की बात किया जाए, जैसे ये तो आपने पैर के कैरेक्टर्स देखे, कुछ और इनके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे सेंसिटिव हियरिंग। ये सुनने के लिए माहिर होते हैं, हल्की सी आवाज़ को भी सुन लेते हैं। शार्प आई साइट, इनकी आंखें बड़ी तेज होती हैं, दूर तक भी ये देख सकते हैं। और थिक स्किन कलर, इनके स्किन का कलर थिक होता है, जो इनके बैकग्राउंड, जो फॉरेस्ट बैकग्राउंड होता है उससे मैच करता है इसको, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो होता है कैमूफ्लेज। ये कैमूफ्लेज क्या होता है? कैमूफ्लेज यानी ये इनकी बॉडी का कलर कुछ इस तरीके से होता है कि ये अपने आप को बैकग्राउंड में छुपा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है फिनोमेना, जो एबिलिटी होती है इनकी, ये अपने आप स्किन कलर के द्वारा अपने आप को छुपा लेते हैं, बैकग्राउंड से मैच कर देते हैं, तो इसको कैमूफ्लेज कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? स्किन कलर ऑफ एनिमल मैच विद सराउंडिंग एंड हेल्प देम टू कैमूफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग के साथ इनका कलर और बॉडी का कलर मैच कर जाएगा, बॉडी का कलर और सराउंडिंग का कलर मैच कर जाएगा। तो प्रीडेटर को दिक्कत होती है, वो नहीं इसको देख पाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हरे पेड़ पे पत्तियों के बीच में कोई हरा सांप हो, तो वो दूर से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो वो अपने आप को सुरक्षित रख लेगा। इस तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म है बियर्ड एप। बियर्ड, इसको लायन टेल मैके भी बोलते हैं। इसकी क्या खास बात होती है कि इसका जो माउथ होता है ना, सिल्वर वाइट होता है फेस जो है इनका। और ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये गुड क्लाइंबर है, बहुत अच्छे तरीके से पेड़ों पे अपने आप को सर्वाइव, वहीं सोएंगे, वहीं खाना खाएंगे, सब कुछ पेड़ों पर रहने के लिए फुल्ली एडाप्टेड है ये बियर्ड एप, ठीक है। इसके अलावा जो है बियर्ड एप के अलावा दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है आप ये देख सकते हैं, क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। तो इसकी क्या विशेषता होती है? अब देखिए, इसकी ये आप देख रहे हैं ट्रंक, ये सूंड जो है देख रहे हैं, ये सूंड की सहायता से अपने भोजन को नीचे से उठा के अपने माउथ में रख लेता है। और ये इसको जो है पानी भी इससे ये पी सकता है, अपनी बॉडी को पानी से साफ भी कर सकता है। मतलब इसकी ये ट्रंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए ये टस्क, इसका जो ये दांत है ना, ये खाने के दांत हैं, कहा जाता है ना, सुना होगा खाने के दांत। खाने के दांत नहीं हैं, ये कौन से दांत हैं? दिखाने के दांत हैं। इससे ये भोजन को, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है, एलिफेंट को बहुत मदद करता है। क्या मदद करता है? ये किसी भी पेड़ की मोटी सी मोटी छाल को टीयर कर देगा, क्योंकि ये छाल बड़ा पसंद करते हैं, कुछ पौधों के छाल को बड़े चाव के साथ खाते हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। तो वो उन पेड़ों के छालों को टीयर करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो सुनने की शक्ति होती है ना, वो बहुत तीक्ष्ण होती है। मतलब इनके जो कान आप देख रहे हो बड़े बड़े, ये बड़े बड़े जो कान होते हैं, दे हेल्प देम टू हियर ए सॉफ्ट साउंड, तो हल्की सी भी आवाज़ को ये तुरंत सुन लेते हैं। और हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में रहने के लिए इनकी बॉडी
वेल एडाप्टेड है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे थियोरेटिकल पार्ट रहे जो मैंने आपके एक्सप्लेन किया। आपकी सहायता के लिए मैंने जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, उसके सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ दे रखे हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ये वीडियो को 2-3 बार देखिए, उसके बाद से उसके आंसर ढूंढिए, ठीक है ना। ऐसे अगर आप मान लें रेडीमेड आंसर लेंगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैंने, अगर दिक्कत है तो आप इसको देख सकते हैं। ये 1 to 12 क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पे दिए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस मेल, फ़ोन नंबर, इस ईमेल पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।